नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। साल 2023 जाने को है और जाते जाते हमने इस साल जो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे, नेशनल या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, हम एक बार उनका रिवाइंड करते हैं। ये सारी की सारी न्यूज आप हमारी मैगजीन में पढ़ सकते हैं, जहां पे इनका डिटेल्ड विश्लेषण है। अब जो पहली न्यूज इंपॉर्टेंट बनी, सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 जजेस की बेंच में यूनानिमस फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट एक हाई लेवल कमेटी की देखरेख में रहेगा। जिस हाई लेवल कमेटी में नेता प्रतिपक्ष, प्राइम मिनिस्टर और खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। इसके बाद केंद्र सरकार एक बिल लेके आती है जिसमें खुद चीफ जस्टिस जी का नाम हटा दिया जाता है और एक यूनियन मिनिस्टर का नाम उसमें रखा जाएगा। आम आदमी पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने एक नेशनल पार्टी का दर्जा दिया। अब इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को एक्नॉलेज कैसे करता है कि आप एक नेशनल पार्टी हो या आपके लिए ये वाला चिन्ह आपको दिया जाता है, ये फैसला होता है थ्रू इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट रूल्स 1968। अब नेशनल पार्टी का खिताब कोई परमानेंट नहीं है, कभी भी किसी पार्टी को दिया जा सकता है बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। जलीकट्टू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो तमिलनाडु का कानून था उसको सही ठहराया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू को बैन कर दिया था क्योंकि पशुओं के खिलाफ क्रूरता की बात थी। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र ने जो पशु क्रूरता अधिनियम में बदलाव किए हैं उसकी वजह से ये पारंपरिक त्योहार जैसे जलीकट्टू, कंबाला, बैलगाड़ियों की रेस मनाई जा सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर जलीकट्टू जैसा कोई पारंपरिक ट्रेडिशनल त्योहार है तो इसका हेरिटेज स्टेटस डिसाइड करना कोर्ट का काम नहीं है, ये स्टेट की विधानसभा का काम है। 28 मई को पीएम मोदी जी ने नई संसद भवन का इनॉग्रेशन किया, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें जॉइंट सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की बात है, राजपथ के रीडेवलपमेंट की बात है। अब नई संसद भवन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो पुरानी संसद है वहां पे एमपीज के लिए बैठने की सीटिंग स्पेस बहुत ही लिमिटेड है। एमपी ज्यादा होने वाले हैं और एम्प्लॉइज के लिए काम करने की वर्क स्पेस भी कम है। दूसरा, स्ट्रक्चर बहुत पुराना हो चुका है, तो इसलिए जरूरत पड़ी। अब नई संसद भवन में तमिलनाडु से आए पवित्र सेंगोल को स्थापित किया है पीएम मोदी जी ने, बिल्कुल स्पीकर साहब की चेयर के नजदीक। इस सेंगोल को प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने एक्सेप्ट किया था 14 अगस्त 47 को, जो ये सिंबलाइज करता है कि हमारी पावर का ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिया। सुप्रीम कोर्ट मैरिटल रेप के ऊपर 3 जजेस की बेंच के सामने सारी याचिकाओं में सुनवाई करेगी, क्योंकि कर्नाटका और दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि हमको रिक्वायरमेंट है एपेक्स कोर्ट से एक अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट की, एक रूलिंग आ जाए। अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा भी यही कहता है कि इंटीमेट पार्टनर वायलेंस आईपीवी 3% से लेके 43% तक है स्टेट्स में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी हाल में एक व्यक्ति को बरी किया था मैरिटल रेप के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर पत्नी की उम्र 18 साल से ज्यादा है तो वो मैरिटल रेप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया कि हां, आप प्रशासनिक सेवाओं को रेगुलेट कर सकते हैं, सिवाय 3 एरियाज के, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। इसके बाद केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेके आती है, जीएनसीटीडी ऑर्डिनेंस, जिसमें एलजी साहब की अथॉरिटी को फिर से बहाल कर दिया जाता है और चाहे तो एलजी साहब इनसे सलाह मशविरा कर सकते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है। इस अध्यादेश के मुताबिक एक हाई लेवल कमेटी होगी, सीएम, चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी। ये तीनों की कमेटी तय करेगी कि किसका अपॉइंटमेंट होगा प्रशासन में, लेकिन तब भी फाइनल अथॉरिटी केवल एलजी साहब के पास ही है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने 3 नए बिल्स का प्रस्ताव किया, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल। ये तीनों बिल्स रिप्लेस करेंगे पुराने कॉलोनियल एरा के लॉज को, जैसे आईपीसी 1860 या सीआरपीसी 1973 या इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जो ब्रिटिश के लाए हुए कानून थे। फिर इन बिल्स को स्टैंडिंग कमेटी को दिया गया और पढ़ने के लिए। अब इस बार संसद के शीत सत्र में इन बिल्स पे फिर से वोट होगा और इनको पास किया जाएगा राज्यसभा से। महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% का आरक्षण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस पे दस्तखत कर दिए हैं। अब इसको बोला जाएगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम। संविधान में ये 106वां अमेंडमेंट है। अब ये रिजर्वेशन लागू होगा जब अगला सेंसस हो जाएगा, डिलिमिटेशन आ जाएगा, उसके बाद जो 15 साल के लिए वैलिड है। फिर इसका हो सकता है बाद में रिवीजन किया जाए। सेम सेक्स मैरिज के ऊपर एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी कई समय से लीगल लड़ाई लड़ रही थी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने 3-2 की मेजोरिटी से बोला कि नहीं, आप सेम सेक्स मैरिज के लिए अपना दावा नहीं पेश कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्पेशल मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट नहीं करेंगे जो इंटरफेथ या इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए बना है। यह भी बोला
कि जो सेम सेक्स मैरिज है वो कोई आपका मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि मैरिज इटसेल्फ इज नॉट अ राइट। एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि 26 हफ्ते की उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और यह कहा कि अजन्मे बच्चे के भी अधिकार होते हैं और आपकी वुमेन ऑटोनॉमी उसके ऊपर नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि हाँ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में हम अलाउ हमेशा से करते आए हैं कि 24 हफ्ते तक आप अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं अगर एक डॉक्टरों का बोर्ड लिखित में सर्टिफाई करे कि हाँ, महिला की जान को खतरा है या जो फीटस है, अजन्मा बच्चा है, उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी है या और भी कोई फैक्टर। बिहार में हुई जाति जनगणना के बाद पता चला कि ओबीसी और ईबीसी मिला के 63% पॉपुलेशन है बिहार में। इसके अलावा जनरल कैटेगरी कुल 15.5% है, एससी 20% और एसटी 1.5% है। इसके बाद बिहार विधानसभा ने आरक्षण वाले बिल पास किए जिनकी बदौलत अब आरक्षण 50% से बढ़ के 65% हो जाएगा और ईडब्ल्यूएस कोटा और मिला दो तो यह आरक्षण 75% तक पहुंच जाएगा। 370 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सरकार के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 2019 पे मोहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें कोई मैलाफाइड या एक्सट्रानियस एक्सरसाइज ऑफ पावर नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साथ में बोला कि जम्मू कश्मीर में तुरंत जल्दी चुनाव करवाए जाए अगले साल से पहले तक, और जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है वापस से उसको स्टेट बनाया जाए। साथ ही जम्मू कश्मीर ने अपनी इंटरनल सॉवरेंटी खो दी थी जब उन्होंने हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। टेलीकम्युनिकेशंस और ब्रॉडकास्टर्स बिल, लोकसभा ने अभी ऐसे 2 बिलों को पास किया है जिनकी वजह से केंद्र सरकार अस्थायी रूप से किसी भी टेलीकॉम सर्विस को अपने कंट्रोल में ले सकती है फॉर नेशनल सिक्योरिटी। इसके अलावा ऐसे सारे संदेश जिनकी वजह से किसी आदमी को उकसाया जा रहा हो कोई अपराध करने के लिए, तो उनका ट्रांसमिशन रोकना और उनको इंटरसेप्ट करना यह भी पॉसिबल है, ओनली इन पब्लिक इंटरेस्ट। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन बिल्स की वजह से अब यह पॉसिबल होगा मास सर्वेलेंस करना और हमारे फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन। 13 दिसंबर को हुए संसद में सिक्योरिटी ब्रीच के ऊपर जब ऑपोजिशन ने होम मिनिस्टर जी से सवाल जवाब पूछा, तब उसके बाद 141 एमपीज ऑपोजिशन के सस्पेंड कर दिए गए। पूरा शीत सत्र अब वो सस्पेंडेड रहेंगे, पार्लियामेंट एरिया में नहीं जा सकते हैं, किसी कमेटी में नहीं बैठ। अब इससे हाईलाइट होता है ऑपोजिशन का वैक्यूम पार्लियामेंट के अंदर, जब बहुत ही क्रिटिकल इंपॉर्टेंट बिल को पास किया जा रहा था लोकसभा राज्यसभा से। चाइना की आबादी पिछले 60 सालों में पहली बार गिरी, 1000 लोगों के ऊपर वहां पे पहली बार 6.77 बच्चों की ग्रोथ रेट देखी गई। वहीं 2022 उसी पीरियड में इंडिया में देखा गया 1000 लोगों के ऊपर 16.4। पूरे विश्व की निगाहें गई जब यूएस के मोंटाना स्टेट में एक आसमान में उड़ता हुआ गोला दिखाई दिया। बाद में यूएस के डिफेंस ऑफिशियल ने कंफर्म किया कि हाँ, ये चाइना का रिकॉनेसां बलून था जो जासूसी के लिए आया था। यूएस के F-22 फाइटर्स ने फिर उसको बाद में शूट डाउन कर दिया। फिनलैंड अब औपचारिक रूप से नेटो का मेंबर बन गया है, जिसके बाद नेटो की सदस्यता हो गई है 31 की। स्वीडन भी मेंबर बनना चाहता है पर अभी वो एक इनवाइटी है। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि रशिया ने जो इन्वेजन किया है यूक्रेन में, उसके बाद से इन दोनों न्यूट्रल कंट्रीज का स्टांस अब थोड़ा शिफ्ट हो गया है नेटो की तरफ। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ मिलकर पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का आयोजन करवाया। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, कई सारे बुद्धिस्ट मॉन्क आए, नोटेबल स्कॉलर आए जिन्होंने ग्लोबल इश्यूज की बातें करी और बौद्ध धर्म की टीचिंग्स की बात हुई। बुद्धिज्म हमारी एक सॉफ्ट पावर है जो हम कल्चरल डिप्लोमेसी में यूज करते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस हमेशा ही ऐसे इवेंट करवाता है उन कंट्रीज में जहां पे बौद्ध धर्म का पालन होता है, जैसे म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड और भी। इंडिया ने हाल में ज्वाइन किया है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जिसमें 13 देश हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, ईयू, ये सारे। अब एमएसपी का फोकस होता है क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए। कौन से मिनरल? जैसे कोबाल्ट, निकल, लिथियम, मैंगनीज, ऐसे और रेयर अर्थ मेटल जिनकी वजह से ईवी बैटरीज बनती हैं या विंड टरबाइन बनती हैं, ताकि हम ग्रीन ट्रांजिशन पे जा सकें। रशिया का डिफेंस मंत्रालय और वैगनर ग्रुप, एक प्राइवेट मर्सनरी आर्मी जो पहले एक साथ लड़ रहे थे यूक्रेन में, फिर बाद में अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि एम्यूनिशन सप्लाई के ऊपर क्वेश्चन हो रहे थे। बेलारूस की वजह से शांति वापस बहाल होती है दोनों के बीच में, और प्रिगोजिन जो वैगनर ग्रुप के मुखिया थे, उनकी एक प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है अगस्त में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के चेयर होने के नाते पीएम मोदी जी ने इस बार इनवाइट किया है ईरान को एज द लेटेस्ट मेंबर।
अब एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी साइन हुआ है जिसमें मेंबर नेशंस ने दस्तखत किया है कि हम ग्लोबली कोलैबोरेट करेंगे टू फाइट टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म। तंजानिया के जांजिबार में पहला आईआईटी का उद्घाटन होता है। इसमें 50 यूजी के बच्चे हैं और 20 मास्टर्स के बच्चे हैं। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी ये अलाइन होता है जिसमें बोला गया था कि हाई परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज को अपने दरवाजे खोलने चाहिए बाहर अब्रॉड। ब्रिक्स अलायंस जिसमें अभी तक खाली 5 मेंबर थे, अब उसमें और मेंबर बढ़ने वाले हैं, जैसे ईरान, यूएई, सऊदी, अर्जेंटीना, इजिप्ट और इथियोपिया। ये मेंबर्स जब ऑफिशियली जनवरी में जुड़ जाएंगे तब ग्लोबल साउथ और भी स्ट्रांग हो जाएगा और इसके अलावा विश्व की आधी से ज्यादा आबादी ब्रिक्स अलायंस के अंडर आ जाएगी। साथ ही विश्व के तीनों सबसे बड़े तेल निर्यातक यूएई, सऊदी और ईरान। 18वां G20 लीडर समिट कंक्लूड होता है और इंडिया की अध्यक्षता के बाद अब अध्यक्षता जाती है ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा के पास। इंडिया की अध्यक्षता के दौरान पहली बार अफ्रीकन यूनियन को एज अ परमानेंट मेंबर हमने शामिल किया। इंडिया और कनाडा के रिलेशंस में जो दरार आई वो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस के साथ आई। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने जब आरोप लगाया कि हरदीप सिंह निज्जर, एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर की मौत इंडियन गवर्नमेंट की वजह से हुई है, उसके बाद से दोनों कंट्रीज के बीच में तनाव आ गया। दोनों देशों ने अपने अपने डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया और इंडियन नेशनल्स के लिए कनाडा में ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी हो गई। नागोर्नो कराबाख जो 1980s में ही अपनी आजादी डिक्लेयर कर चुका था अजरबैजान से जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था, अजरबैजान ने अभी हाल ही नागोर्नो कराबाख को वापस एनेक्स कर लिया 24 घंटे के अंदर अंदर। इजराइल जब अपना त्योहार सिमचा तोरा मना रहा था तब हमास ने उनके ऊपर एक सरप्राइज अटैक किया और गनमैन और रॉकेट्स के साथ गाजा में बमबारी करी। बदले में इजराइल ने एक फुल फ्लेजेड वॉर डिक्लेयर कर दिया हमास के ऊपर और 12,000 से ज्यादा कैजुअलिटी दोनों तरफ हो चुकी है। एस जयशंकर विदेश मंत्री जी ने बोला है कि ये अनएक्सेप्टेबल है, टेररिज्म है और पीस और डायलॉग के साथ ही नेगोशिएशन होने चाहिए। हिंडनबर्ग रिसर्च एक यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर जिन्होंने अभी अडानी ग्रुप के ऊपर एक 106 पन्नों की रिपोर्ट निकाली और यह बताया कि कैसे अडानी ग्रुप अपने स्टॉक को मैनिपुलेट करते हैं और अकाउंटिंग फ्रॉड करते हैं। इन्होंने बताया कि अडानी ग्रुप की कई सारी सब्सिडरी कंपनियां हैं जिनके के शेयर्स हैं बाहर ऑफशोर शेल कंपनीज में, जिनकी वजह से ये अपने स्टॉक को ज्यादा दिखाते हैं और ज्यादा उधार ले सकते हैं। 10 मार्च को यूएस का सिलिकॉन वैली बैंक जो स्टार्टअप्स को, वेंचर कैपिटल्स को सर्व करता था, एकदम से कोलैप्स कर जाता है। उसके बाद यूएस के बैंकिंग रेगुलेटर्स इसकी कमान संभाल लेते हैं। जानते हैं हुआ क्या है? कोविड के बाद जैसे ही यूएस की इकोनॉमी सुधरी, एकदम से इन्फ्लेशन बढ़ा। फिर फेडरल बैंक ने बोला कि हम एग्रेसिवली रेट्स को बढ़ा रहे हैं, बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसकी वजह से कई सारी कंपनियों को नुकसान हुआ और सिलिकॉन वैली ने बहुत ज्यादा लॉस पे अपने बॉन्ड्स बेचे, जिसकी वजह से कैश शॉर्टेज हुआ, पैनिक हुआ और फाइनली बैंक रन। जोशीमठ में हुए लैंड सबसाइडेंस के बाद इसरो की रिपोर्ट में आया कि कम से कम 5.4 सेंटीमीटर का लैंड सबसाइडेंस हो गया है। अब इस पर्वतीय शहर में जो हुआ उसके पीछे पोटेंशियल कारण बताए गए सीस्मिक एक्टिविटी, इसके बाद पॉपुलेशन प्रेशर, फिर एफिशिएंट ड्रेनेज और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में खामियां। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा मात्रा में लिथियम के रिजर्व्स हैं। अब ये लिथियम बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का हमारा गोल है कि 2030 तक हमारी 30% व्हीकल्स इलेक्ट्रिक होंगे। अभी हाल में हमारे व्हीकल 1% भी नहीं है इलेक्ट्रिक। टर्की के साउथ ईस्टर्न रीजन और सीरिया के कुछ पार्ट्स में भयंकर भूकंप देखा गया था 7.8 की मैग्नीट्यूड का, जिसमें 17,000 से ज्यादा जाने गई थी। हुआ क्या कि अरेबियन प्लेट ऊपर नॉर्थवर्ड खिसकी और एनाटोलिया फॉल्ट लाइन में एक स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक हुआ। अब अर्थक्वेक को नापने का एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं रिक्टर स्केल। ये लोगैरिथमिक स्केल होता है और इंडिया में आने वाले जितने भूकंप होते हैं वो जनरली बाहर के नेबरिंग कंट्रीज में आते हैं। इंडिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला टनल जो 14 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, उसका 38% कार्य अप्रैल तक पूरा हो चुका है। पूरा बनने के बाद श्रीनगर से लेह का डिस्टेंस जो अभी 10 घंटे से ज्यादा का है वो अब कम हो जाएगा और हर मौसम में, चाहे बरसात हो चाहे स्नोफॉल हो, कभी भी इसमें से जा सकते हैं। हिमाचल में क्लाउड बर्स्ट यानी इंटेंस रेनफॉल देखी गई। क्लाउड बर्स्ट अक्सर ही पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, जैसे वेस्टर्न घाट्स, हिमालयाज या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। अब क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं ऑकरेंस ज्यादा इसलिए हो रही हैं क्योंकि अर्बनाइजेशन ज्यादा हो गया है, पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है और जलवायु परिवर्तन बहुत होता जा रहा है। नेचर कम्युनिकेशंस में एक स्टडी ने बताया कि पैसिफिक डेकेडल ऑसिलेशंस और ग्लोबल वार्मिंग के मिश्रण की वजह से अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, चक्रवात ज्यादा हुआ करेंगे। 1981 से 2010 का अगर हम डेटा देखते हैं
तो पता चलता है कि पीडीओ उस समय वार्मर या पॉजिटिव फेज में था, जिसकी वजह से पहले साइक्लोन्स 43% तक कम हुआ करते थे। यूएस की नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि 174 साल के इतिहास में अगस्त सबसे गर्म महीना रहा, सबसे गर्म समर रही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सबसे गर्म विंटर भी रही सदर्न हेमिस्फीयर में। पांचवा कंसेक्यूटिव महीना था जब अगस्त में सबसे ज्यादा ग्लोबल सी सरफेस टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। अगस्त में ही 19 ऐसे तूफान आए जिसमें से 8 के पास साइक्लोन वाली स्ट्रेंथ थी। साइक्लोन मिचोंग ने चेन्नई में जो प्रकोप फैलाया, उससे 2015 की बाढ़ की याद आ गई, जब इनएडिक्वेट रिजर्वॉयर मैनेजमेंट और एक्सेसिव रेनफॉल हमको देखने को मिला। बंगाल की खाड़ी में गल्फ ऑफ थाईलैंड से होता हुआ ये साइक्लोन मिचोंग आता है, जिसका नाम म्यांमार रखता है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में आईएनएस वागीर, जो 5वीं स्कॉर्पियन क्लास स्टेल्थ सबमरीन है, उसको कमीशन किया है। इसके पहले की सबमरीन है आईएनएस कलवरी, आईएनएस खांदेरी, आईएनएस करंज और आईएनएस वेला। अब छठी आईएनएस वाक्षीर भी शामिल होने वाली है, जिसको बनाया है मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने। इंडिया ने एक सफल चंद्रयान 3 मिशन के साथ जब विक्रम लैंडर को चांद के सदर्न पोल पे उतारा, तो वो विश्व का इकलौता ऐसा देश बना जो चांद के सदर्न पोल पे पहुंच पाया है। इस ल्यूनर मिशन को पूरा करने के बाद इंडिया चौथा देश है जिसने चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करी है। पहले यूएस, सोवियत यूनियन और चाइना ये काम कर चुके हैं, पर साउथ पोल पे अभी तक कोई नहीं गया था। इंडिया ने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया और एक सूरज को स्टडी करने वाली सैटेलाइट को लैग्रेंजे पॉइंट 1 पे भेजने का संकल्प लिया। लैग्रेंजे पॉइंट अंतरिक्ष में ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम की स्थिति में होता है और दोनों तरफ से लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस आउट कर लेता है। अब आदित्य L1 के हिलियोस उपकरण ने सूरज की इंपल्सिव सोलर फेजेस को कैप्चर किया है। स्पेसएक्स का जो चांद और मंगल ग्रह के लिए जो प्लान है, जो मिशन है, उसमें आखिरी में एक धमाका हो गया। एक अनमैन्ड रॉकेट है, जैसे ही वो ऊपर उठा और बूस्टर और स्पेसक्राफ्ट के बीच में जब सेपरेशन हुआ, तब एक मैल फंक्शन हो गया, जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ। 10th ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से अफगानिस्तान पिछले 4 साल से लगातार मोस्ट टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री रहा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स निकाला जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी रिपोर्टर्स सांस फ्रंटियरे हर साल एक रिपोर्ट निकालती है जिसका नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। 180 देशों में इंडिया की रैंकिंग हर साल गिरती जा रही है और 161वां स्थान पाया है हमने। अब ये रिपोर्ट ये बताती है कि एक देश में प्रेस की, मीडिया की आजादी का स्टेटस क्या है। इसमें टॉप पर आते हैं नॉर्वे, डेनमार्क और बॉटम पे आते हैं चाइना, नॉर्थ कोरिया, ऐसे देश। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जो ये बताता है कि एक कंट्री का जो पासपोर्ट होता है वो कितना स्ट्रांग है, मतलब उस देश के निवासी दूसरे कितने देशों में ऐसी जगह जा सकते हैं कि जहां पे वीजा ना लगे। इंडिया की रैंकिंग इसमें इंप्रूव हुई है, 87 पहले थी, अब 80 रैंकिंग पे आया है। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली जुलाई में, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसमें यह पता चलता है कि कितने लोग हैं जो मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी के शिकार हैं। 2015-16 में यह फिगर था 24% ऑफ पॉपुलेशन, जो अब गिर के 14% के अराउंड रह गया। इसका मतलब 13.5 करोड़ लोगों ने पॉवर्टी से बाहर निकाला है खुद को। अब ये जो रिपोर्ट बनती है ये वो पैरामीटर्स का यूज करती है जो यूएन अप्रूव्ड होते हैं, जैसे हंगर, जैसे एजुकेशन, जैसे सोशल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 जो ये बताता है कि भुखमरी की हालत क्या है, उसमें इंडिया की रैंकिंग 111वें स्थान पे है आउट ऑफ 125 देश। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय कंसर्न वर्ल्डवाइड एंड वेल्थ हंगर हिल्फे। इंडिया पिछले 3 साल से इस रिपोर्ट को कंटेस्ट कर रहा है कि आपकी मेथोडोलॉजी ठीक नहीं है और आपका इंटेंशन भी मैलिफाइड है। दयानंद सरस्वती जी के 200वें सालगिरह पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक पूरे साल भर का सेलिब्रेशन का आयोजन किया। इसमें एक लोगो का भी जारी करना हुआ। अब दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करी थी, जिसने वैदिक धर्म में रिफॉर्म की बात करी थी। साथ ही उन्होंने स्लोगन दिया था 1876 में, इंडिया फॉर इंडियंस के लिए। उन्होंने किताब भी लिखी थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। तेलुगु मूवी RRR के सॉन्ग नाटू नाटू ने इतिहास रचा ऑस्कर जीत के। इसके साथ ही एक और इंडियन डॉक्यूमेंट्री जो शॉर्ट फिल्म थी द एलिफेंट विस्परर्स, उसने भी ऑस्कर जीता। टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए ओशन गेट नाम का सबमर्सिबल अटलांटिक ओशन में नीचे तक जाता है और फिर इम्प्लोड हो जाता है, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु होती है, जिसमें खुद ओशन गेट के CEO भी थे।
उड़ीसा के बालासोर में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ जब 3 ट्रेनें आपस में कोलाइड कर जाती हैं और 261 से ज्यादा जानें जाती हैं और 1000 से ज्यादा लोगों को इंजरी होती है। 2023 का नोबेल पीस प्राइज मिला है ईरान की नरगिस मोहम्मदी को, जिन्होंने विमेन ऑपरेशन के खिलाफ आवाज उठाई और ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम फॉर ऑल के लिए आवाज उठाई। 2023 का नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स मिला है गोल्डन को, जिन्होंने विमेन लेबर मार्केट आउटकम को समझने में हमारी हेल्प करी। उत्तराखंड में सिलक्यारा बेंड बारको टनल का एक हिस्सा कोलैप्स कर जाता है, जिसमें 41 मजदूर काम कर रहे थे। सुरंग की एंट्रेंस से यह कोलैप्स 200 मीटर अंदर था। अब यह टनल चारधाम प्रोजेक्ट के तहत एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसके जरिए हम तीर्थ स्थानों को लिंक कर रहे थे ऑल वेदर रोड के द्वारा। 17 दिन की मशक्कत के बाद मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जाता है।